आज हम एथिक्स पेपर 4 के नीति शास्त्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे ताओइज्म क्या है। ताओवाद ताओवाद लाओ से तुंग, चाइनीज़ थे ये। लाओ त्जू और लाओ से तुंग, LAOTZU, लाओ त्जू, LAOTSETUNG, लाओ से तुंग। ये एक चीनी विचारक हैं। प्रमुख शिक्षाएं: पहला, निस्वार्थता। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ना तो समाज का केंद्र है और ना ही समाज से अलग है, वह मात्र समाज का एक अंग है। इसलिए उसे सामाजिक हितों के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा, मध्यम मार्ग, पाथ ऑफ गोल्डन मीन। व्यक्ति को अतिवाद से बचना चाहिए, क्योंकि अतिवाद से व्यक्ति विचारधारा का अंध समर्थक बन जाता है और यह एक प्रकार की गुलामी है। दुनिया में अनेक विचारधाराएं और कोई भी व्यक्ति सभी विचारधाराओं को समझ नहीं सकता, इसलिए मध्यम मार्ग ही सच्ची स्वतंत्रता है। तीसरा, रहस्यों का आनंद लो। रहस्यों का आनंद लो। प्रायः व्यक्ति भविष्य की आशंकाओं के प्रति भयभीत होता है। उसे कुछ बुरा घटित होने की आशंका होती है, परंतु व्यक्ति को जीवन के इन रहस्यों का आनंद लेना चाहिए। यदि जीवन में रहस्य ना हो तो जीवन में रुचि समाप्त हो जाएगी। चौथा, किसी को भी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति या समाज को जितना नियंत्रित किया जाता है वह उतना ही अनियंत्रित होता जाता है। जिस देश में कानून की संख्या अधिक होती है उस देश का प्रशासन अच्छा नहीं है, वहाँ अनैतिकता ज़्यादा है। पांचवा, निर्लिप्तता, नॉन अटैचमेंट। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। आसक्ति ही दुखों का कारण है। छठा है विनम्रता। व्यक्ति को जीवन में विनम्र होना चाहिए। जितनी सफलता अधिक है, विनम्रता भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। हमें लक्ष्य की बजाय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों पर अधिक बल देना चाहिए। जॉन रॉल्स 1971 ईस्वी में थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी। इनके समक्ष मुख्य प्रश्न था कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किस प्रकार होना चाहिए, जैसे कि अधिकार, कर्तव्य, अवसर और सम्मान आदि। इन्होंने पूर्ववर्ती विचारधाराओं की आलोचना की, जैसे उपयोगितावाद। इनके अनुसार न्याय के सिद्धांत के लिए हमें सामाजिक समझौतों के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत हॉब्स, लॉक व रूसो के द्वारा दिया गया तथा राज्य के अस्तित्व की व्याख्या की गई। रॉल्स के अनुसार वास्तविक रूप से ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ होगा, परंतु इसकी कल्पना की गई। न्याय के सिद्धांत के लिए हम पुनः ऐसे सामाजिक समझौते की कल्पना कर सकते हैं। विश्व के सभी बुद्धिजीवियों को इस समझौते के लिए बुलाया जाना चाहिए। समझौते की निष्पक्षता के लिए इन्हें एक अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस में रखा जाना चाहिए, अर्थात इन्हें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्वयं की सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। आई थिंक स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, ना कि नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्वयं की भावी योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए। चलो फिर से देखते हैं। पहला, स्वयं की योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए। स्वयं की सामाजिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। स्वयं की भावी योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएंगे। पहला, सभी को समान स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरा, सामाजिक व आर्थिक असमानताओं का वितरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी को समान अवसर उपलब्ध हो तथा समाज के सबसे कमजोर वर्ग को संरक्षण प्राप्त हो। सरकारी योजनाएं, आरक्षण इत्यादि इसी सिद्धांत पर आधारित है। रॉल्स ने समाज की तुलना एक चेन से की है, एक श्रृंखला से की है। यह चेन या श्रृंखला तभी सशक्त होगी जब सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा की जाए। भारतीय विचारक। अब भारतीय विचारकों को हम देखते हैं तो सबसे पहले नाम आएगा महात्मा गांधी का।
जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये एक नव्य वेदांती विचारक है। वेदांत में ब्रह्म को सत्य माना गया है तथा जगत को मिथ्या, परंतु नव्य वेदांत में जगत को भी सत्य माना गया है। जगत की समस्याएं भी सत्य है, अतः इनका हल निकाला जाना चाहिए। अन्य नव्य वेदांती हैं स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद इत्यादि। महात्मा गांधी विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित थे, जैसे कि उपनिषदों से ईशावास्यम इदम सर्वम का कथन लिया गया है, अर्थात जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है। दूसरा, भगवद गीता से स्वधर्म की शिक्षा ली गई है। तीसरा, बौद्ध व जैन दर्शन से पंच महाव्रत 5 वूज की शिक्षा ली गई है। चौथा, योग दर्शन का प्रभाव भी इनके विचारों पर देखा जा सकता है। पांचवा, पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित थे। ईसा मसीह से करुणा की शिक्षा ली है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का प्रभाव हिंद स्वराज व सर्वोदय की अवधारणा पर देखा जा सकता है। इनके अराजकतावादी विचार हेनरी डेविड थोरो तथा टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। पश्चिम के विचारकों से प्रभावित थे, जिसमें ईसा मसीह से करुणा की शिक्षा ली और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट का प्रभाव हिंद स्वराज और सर्वोदय की अवधारणा पर देखा गया। और इनके अराजकतावादी विचार हेनरी डेविड थॉरो तथा टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पहला, सत्य। सत्य सीमित अर्थों में किसी तथ्य को जैसा देखा जाए, समझा जाए, उसे बिना किसी संशोधन के उसी तरह व्यक्त करना ही सत्य कहलाता है। व्यापक अर्थों में सत्य ईश्वर है। यह कथन ईश्वर सत्य है से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति भी इसमें विश्वास कर सकता है। सत्य को जीवन का परम उद्देश्य कहा गया है, इसलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा का शीर्षक सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग लिखा या रखा। सत्य के मार्गों पर चलने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अनावश्यक अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति में कष्ट, निंदा और दूसरों का क्रोध झेलने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर ये स्वाभाविक परिणाम है। तीसरा, अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। कंटेम्पलेशन तथा सामान्य सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। चौथा, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। यह 2 शब्दों से बना है, सत्य और आग्रह। सत्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सत्याग्रह कहलाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रयोग एक साधन के रूप में किया गया। इसमें व्यक्ति स्वयं कष्ट सहन करता है तथा दूसरे पक्ष के हृदय परिवर्तन की कोशिश करता है। सत्याग्रह के लिए निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। पहला, ईमानदारी, त्याग, अहिंसा, धैर्य, प्रेम, कष्ट सहन करने की क्षमता, साहस, ईश्वर में विश्वास। अब हम बात करते हैं अहिंसा की। सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। उपनिषदों के अनुसार ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अर्थात जगत के प्राणियों के बीच स्वस्थ संबंध होने चाहिए और इन संबंधों के लिए अहिंसा आवश्यक है। अहिंसा के नकारात्मक अर्थ भी हैं और सकारात्मक अर्थ भी। नकारात्मक रूप में मन कर्म वचन से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सकारात्मक रूप में दूसरों के प्रति सेवा, दया, करुणा और सहानुभूति का भाव रखना अहिंसा कहलाता है। महात्मा गांधी ने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अर्थों को स्वीकार किया। अहिंसा जीवन जीने का मूलभूत तरीका है। यह मात्र राजनीतिक आंदोलनों का शस्त्र नहीं है। अहिंसा की विशेषता है, अहिंसा मात्र एक आदर्श नहीं है, यह मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति है। जिस प्रकार पशु की मूलभूत प्रवृत्ति हिंसा है, उसी प्रकार मनुष्य भी अहिंसक है। अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए ईश्वर में विश्वास होना आवश्यक है। अहिंसा अव्यावहारिक नहीं है, यह एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है।
हिंसा के माध्यम से निकाले गए समाधान तात्कालिक और एक पक्षीय होते हैं, जबकि अहिंसा से निकाले गए समाधान स्थायी व बहुपक्षीय होते हैं। अहिंसा और कायरता समान नहीं है। अहिंसा एक उच्च मूल्य है। अहिंसा और कायरता समानार्थक नहीं है। अहिंसा एक उच्च मूल्य है जो कि नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, जबकि कायरता एक निकृष्ट मूल्य है जो कि विवशता और दुर्बलता पर आधारित है। हिंसा और कायरता में से अगर किसी एक को चुना जाए तो हिंसा को चुना जाना चाहिए। अस्तेय, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी व्यक्ति को ऐसी किसी वस्तु से वंचित न करना जिस पर वस्तुतः उस व्यक्ति का अधिकार है। चोरी तीन प्रकार की होती है। पहली भौतिक चोरी, वस्तु की चोरी। दूसरी मानसिक चोरी, चोरी का भाव मन में लाना। तीसरी वैचारिक चोरी, किसी अन्य के विचारों को स्वयं का बताकर प्रसारित करना। यदि सत्य व अहिंसा का पालन किया जाए तो अस्तेय का पालन अपने आप ही हो जाएगा। चौथा है अपरिग्रह। सीमित अर्थों में इसका अर्थ है एकत्रित न करना। व्यापक अर्थों में बिना श्रम किए हुए कुछ भी प्राप्त न करना तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद धन का प्रयोग समाज के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने न्यायधारिता, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। न्यायधारिता का सिद्धांत दिया। न्यासधारिता, यहाँ गांधी जी का आर्थिक दर्शन है। यह गांधी जी का आर्थिक दर्शन है, ट्रस्टीशिप। इसके तहत पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा उन्हें समझाना चाहिए कि वे संपत्ति के मालिक नहीं हैं, बल्कि वे ट्रस्टी या संरक्षक हैं। अर्थात आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति के बाद शेष धन का प्रयोग ज़रूरतमंदों के लिए किया जाना चाहिए। इन्होंने मार्क्स के हिंसक क्रांति का विरोध किया तथा वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग की शिक्षा दी। एक प्रशासक को भी स्वयं को सार्वजनिक संपत्ति का ट्रस्टी समझना चाहिए। इस अवधारणा का प्रयोग विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन में किया गया। पांचवा ब्रह्मचर्य, मन, कर्म और वचन से इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य कहलाता है। संयम यानी नियंत्रण। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए कठोर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। ईश्वर की उपासना, पवित्र विचार, स्वाध्याय और सेवा भाव ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। साधन और साध्य के बीच संबंध। यह मूल प्रश्न है कि क्या साधन का नैतिक मूल्य साध्य पर निर्भर करता है या नहीं। कुछ विचारकों का मानना है कि यदि साध्य पवित्र है तो साधन अपने आप ही पवित्र हो जाता है। मार्क्स के अनुसार समानता एक साध्य है, परंतु हिंसा एक साधन तथा मार्क्स के अनुसार हिंसा नैतिक है। उपयोगिता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सुख के लिए, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखों के लिए अल्पसंख्यकों का अहित नैतिक है। गांधी जी ने इन विचारकों का खंडन किया। इनके अनुसार साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अगर साधन अपवित्र है तो साध्य भी अपवित्र है या होगा। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा को साधन के रूप में प्रयोग में लिया गया। हृदय परिवर्तन संबंधी विचार। हृदय परिवर्तन संबंधी विचार। मार्क्स के अनुसार बिना परिस्थितियों को बदले विचारों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु गांधी के अनुसार परिस्थितियां विचारों पर निर्भर करती है। अर्थात यदि विचारों में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है, अर्थात हृदय परिवर्तन करना संभव है। गांधी जी के अनुसार सभी प्राणी ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। सभी मनुष्यों में ईश्वरी तत्व उपस्थित होता है। यदि कोई व्यक्ति अत्याचारी है तो इसका अर्थ है ईश्वरीय तत्व सुषुप्तावस्था में है। यदि इस ईश्वरीय तत्व को जागृत कर दिया जाए तब हृदय परिवर्तन संभव है। गांधी जी ने हृदय परिवर्तन के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक समूह को हिटलर के हृदय परिवर्तन की सलाह दी। प्रकृति संबंधी विचार। गांधी जी ने सभी प्राणियों को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना है, इसलिए मानव के अतिरिक्त प्रकृति को
भी दी जानी चाहिए। इसलिए इनका दर्शन मानववादी न होकर मानवतावादी है। मानव व प्रकृति के बीच सह अस्तित्व का संबंध होना चाहिए। प्रकृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा मनुष्य प्रकृति की देखभाल करे। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। इन्होंने पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण का विरोध किया क्योंकि इससे प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। पश्चिमी विचारक अर्नेस ने अपनी पुस्तक गांधी एंड द न्यूक्लियर एज में लिखा कि वर्तमान प्रकृति संकट का हल गांधी के विचारों से निकाला जा सकता है। वर्तमान प्राकृतिक संकट का हल गांधी के विचारों से निकाला जा सकता है। ये किस में लिखा गया? गांधी एंड न्यूक्लियर एज में। किसकी पुस्तक थी? आर्नेनेस वेस्टर्न फिलोसफर। धर्म और राजनीति। धर्मनिरपेक्षता के अनुसार धर्म व राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, परंतु गांधी के अनुसार धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, अतः इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। गांधी के अनुसार धर्म के दो अर्थ हैं, पहला संप्रदाय या पंथ, दूसरा स्वकर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन के दृष्टिकोण से राजनीति में धर्म को जगह दी गई है। सभी राजनेताओं को जन कल्याण कर्तव्य के रूप में समझना चाहिए, अन्यथा राजनीति कर्तव्य विहीन हो जाएगी। यद्यपि वे सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं, राजनीति के लिए सर्वधर्म समभाव का विचार आवश्यक है, अर्थात सभी धर्मों को समान माना जाना चाहिए। यह विचार धार्मिक सहिष्णुता से अधिक श्रेष्ठ है। यह सर्वधर्म सद्भाव के विचार से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ अन्य धर्मों के प्रति सकारात्मक भाव दर्शाया गया, समानता की भावना नहीं है। यहाँ पे दो शब्द यूज़ किए गए हैं, सर्वधर्म समभाव एंड सर्वधर्म सद्भाव। महात्मा गांधी के अनुसार व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए वे धर्मांतरण का विरोध करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक यदि मैं तानाशाह होता में लिखा है कि एक दिन वे भारत से सभी ईसाई मिशनरीज को बाहर कर देंगे। नैतिक अर्थव्यवस्था। इनके अनुसार शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम को समान माना जाना चाहिए, अतः सभी को समान वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं तथा बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहिए, बिना श्रम के कुछ भी प्राप्त ना करें। इन्होंने पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण का विरोध किया। इनके अनुसार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। न्यासधारिता का सिद्धांत दिया इन्होंने। सामाजिक विचार। पहला, सर्वोदय। यह गांधी जी का सामाजिक दर्शन है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित है। सर्वोदय का अर्थ है सभी लोगों का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करना। यह विचार उपयोगितावादी से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सिर्फ अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। मार्क्सवादी भी सिर्फ मजदूर वर्ग के हितों की बात करता है। मार्क्सवाद सिर्फ मजदूर वर्ग के हितों की बात करता है। अन्य विचारकों ने भी सिर्फ भौतिक विकास पर ही बल दिया है, परंतु सर्वोदय भौतिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास की बात करता है। एक प्रशासक को निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार वह निर्णय अंतिम व्यक्ति में खड़े सबसे कमजोर व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाएगा। कोई भी प्रशासक जब भी निर्णय ले, वो यही ध्यान रखे कि लास्ट पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी, सबसे कमजोर व्यक्ति भी उस तक लाभ पहुंचे। अंतिम व्यक्ति में सबसे कमजोर व्यक्ति या खड़े हुए सबसे कमजोर व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाया जा सके। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध किया, छुआछूत का, तथा सामाजिक समानता व समभाव पर बल दिया।
क्योंकि सभी मनुष्य ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। इन्होंने हरिजन सेवक संघ नामक संगठन बनाया, हरिजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया तथा अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसके लिए सवर्णों का विरोध भी झेलना पड़ा। तीसरा, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया। चौथा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का समर्थन किया। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की प्रणाली है या उस सिद्धांत पर आधारित है। समाज में मांग और आपूर्ति के बीच समन्वय स्थापित करती है। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था वंशानुगत होती है, अर्थात व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है। माता पिता का कौशल संतान को प्राप्त होता है। इस प्रकार आजीविका का साधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए भी समय निकाल सकता है। इन्होंने धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। अब इनके राजनीतिक विचार देखते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से गांधी जी अराजकतावादी हैं, अर्थात वे राज्य की अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करते। इन्होंने राज्य की आलोचना की क्योंकि राज्य हिंसा पर आधारित होता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करता है। व्यक्ति राज्य पर निर्भर हो जाता है, इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। इनके अनुसार व्यक्ति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, अतः वह अन्य लोगों के साथ सहयोग से रह सकता है, इसलिए राज्य की सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जब सभी लोगों में ईश्वरीय तत्व जागृत होगा तब इस अवस्था को रामराज्य या स्वराज्य कहा जाएगा। गांधी जी प्रबुद्ध अराजकतावादी थे। ये विचार टॉल्स्टॉय के लिए से लिए गए। वर्तमान में यह स्थिति नहीं है, इसलिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना चाहिए। पहला, इन्होंने न्यूनतम राज्य की अवधारणा दी, अर्थात राज्य की शक्तियाँ अधिकतम या अत्यधिक कम होनी चाहिए। राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, शक्ति कम हो और कल्याणकारी हो। दूसरी बात क्या कही? सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाए। ग्राम पंचायत को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति दी जाए। इसके ऊपर तालुका, जनपद, राज्य व देश की पंचायत होनी चाहिए। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएं। इन्होंने दल विहीन राजनीति का समर्थन किया। आलोचनाएं। वर्ण व्यवस्था संबंधी इनके विचार की आलोचना अम्बेडकर ने की। इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया, परंतु वर्तमान में पूंजीवाद एक स्वीकृत विचारधारा है। वैश्वीकरण के दौर में स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विचार अव्यावहारिक है। सभी मामलों में हृदय परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।